Good morning, students. In this video, we are going to study two organelles. These are mitochondria and the chloroplast. Both of these two organelles bound by the double membrane. In the previous video, we have studied the organelles which are bound by the single membrane. These are endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, and the vacuoles. So all these organelles are bound by the single membrane and they are the part of the endomembrane system, right? So we are going to study mitochondria and chloroplast together because their origin is also similar. Their structure is somewhat similar but function is different, right? So इनके origin के लिए एक theory दी है, that is the endosymbiont theory. What is this theory? एंडो मीन्स इनर, सिम्बायंट मतलब एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में कोई भी चीज़ रह रही है तो ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सो दिस इज दिस एंडो सिम्बायंट थ्योरी. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब दोनों को ऐसी रिलेशनशिप में दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है. इस थ्योरी को समझने के लिए हम लाइफ हिस्ट्री के स्टेजेस देखते हैं कि सबसे पहले जो एक प्रीवियस सेल रही होगी वो एक प्रोकैरियोटिक, एक बहुत ही सिंपलेस्ट सेल थी. ठीक है, तो वो सिंपलेस्ट सेल के अंदर आपका एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनर साइड में साइटोप्लाज्म है और डीएनए है. यहाँ पर आपको एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है. डीएनए ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है. तो ये एक सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल है, राइट. इस सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल से ही धीरे धीरे आपकी एक सिंपल यूकैरियोटिक सेल का ओरिजिन हुआ होगा. कैसे ओरिजिन हुआ? बिकॉज आप यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हो? यूकैरियोटिक सेल एक ऐसी सेल है जिसके अंदर आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, राइट. और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द यूकैरियोटिक सेल, नॉट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, राइट. सो जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे धीरे अंदर की साइड ऐसे इन्वेजिनेशन करके इसने एक न्यूक्लियर एनवलप का फॉर्मेशन किया प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन किया. यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज योर न्यूक्लियर एनवलप. तो ये कैसे फॉर्मेशन हुआ इनका? दीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर एनवलप आर फॉर्म्ड बाय द इनफोल्डिंग्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अंदर के साइड इनफोल्डिंग करना स्टार्ट किया और उसने न्यूक्लियर एनवलप और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन कर लिया. लेटर ऑन क्या हुआ, बिकॉज ये एक सिंपल सेल है, ठीक है, तो इसका अगर हम देखें ईटिंग बिहेवियर कैसा था या कोई भी चीज़ इसको एनगल्फ करनी होती है तो वो सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की साइड इन्वेजिनेट होती है और उस पर्टिकुलर थिंग को अंदर खींच लिया जाता है और उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है. एक सिंपल जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है उसी के थ्रू ये फूड एनगल्फ करती है. तो सपोज यहाँ पे कोई एक ऐसा बैक्टीरिया प्रेजेंट था जो कि हेट्रोट्रॉफिक था, या हम कह सकते हैं जो कि एक नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया था. ठीक है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है. तो प्रोकैरियोटिक सेल है, वो क्या करती है? एक नॉन फोटोसिंथेटिक है, अपना फूड को खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती है. बट इसके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और वो क्वालिटी क्या होती है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, एटीपी प्रोडक्शन की. ये क्या कर सकता है? ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन कर सकता है. ये जो भी फूड इसे प्रोवाइड किया जा रहा है उस फूड का कंप्लीट ब्रेक डाउन कर सकता है और एटीपी का सिंथेसिस कर सकता है. एनर्जी जनरेट करने की कैपेसिटी इस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, इस हेटेरोट्रॉफिक प्रोकैरियोट के अंदर प्रेजेंट थी. सो जैसे ही इस यूकैरियोटिक सेल ने इस बैक्टीरिया को एनगल्फ किया तो अब इसका यहाँ पे डाइजेशन नहीं हुआ. इसीलिए डाइजेशन हुआ कि दोनों में एक बॉन्डिंग हो गई कि आप मुझे जो सेल है वो इसे ग्लूकोज प्रोवाइड करेगी और माइटोकॉन्ड्रिया उस ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाकर इस सेल को एटीपी प्रोवाइड करेगा. ठीक है, सो दोनों के बीच एक एसोसिएशन हो गया कि मैं आपको एटीपी प्रोवाइड करूंगा, एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, आप मुझे ग्लूकोज देना. ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकती थी? ये सेल कर सकती थी, बट इस सेल के अंदर केवल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो यहाँ पर केवल ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होगा. ग्लाइकोलाइसिस इज व्हाट? ग्लाइकोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट. बट ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ब्रेकडाउन यहाँ पर नहीं होता है. यहाँ पर ग्लूकोज आपका कन्वर्ट हो जाता है इसमें पायरुविक एसिड में,
राइट। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज का ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें, पायरुविक एसिड के अंदर ऑक्सीडेशन तो हो रहा है बट इसका कंप्लीट नहीं हो पाता है। सो कंप्लीट ब्रेकडाउन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, एक ऐसे ऑर्गेनेल की जहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट हो और जो उसका ब्रेकडाउन कर सके। कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो उसके सारे जो कार्बन के बीच के बॉन्ड्स हैं वो सब ब्रेक हो जाएंगे और फाइनली फॉर्मेशन कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। हाँ, इस प्रोसेस में आपका ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन का यूटिलाइज किया जाता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो दिस इज डन बाय दिस ऑर्गेनेल और वी कैन से दिस इज डन बाय दिस प्रोकैरियोट। ठीक है। सो इसीलिए ही ये तैयार हुआ कि मैं अब इस सेल को डाइजेस्ट नहीं करूँगा और हम दोनों साथ साथ एसोसिएशन में रहेंगे। अब मेरी नीड फुलफिल करना और मैं आपकी नीड फुलफिल करूँगा। ठीक है। तो ऐसी जो रिलेशनशिप होती है उसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दोनों ही ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है। ठीक है। तो ये प्लस प्लस टाइप की रिलेशनशिप होती है क्योंकि दोनों ही ऑर्गेनल या दोनों ही ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है। लेटर ऑन यही ऑर्गेनेल क्या कहलाया, यही ऑर्गेनेल आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहलाया। राइट। माइटोकॉन्ड्रिया का सिंथेसिस कैसे हुआ, इस एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के थ्रू एक प्रोकैरियोटिक एक नॉन फोटोसिंथेटिक सेल को इसने एलगल्फ किया यूकैरियोटिक सेल ने और फर्दर आगे जाके आपका एक ऑर्गेनेल का फॉर्मेशन हुआ जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सेम थ्योरी है हमारे प्लास्टिड के ओरिजिनेशन के लिए भी। ठीक है। जिस क्लोरोप्लास्ट की हम बात करते हैं उन्हीं क्लोरोप्लास्ट के लिए इन का ओरिजिन भी ऐसे ही हुआ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन हुआ। बस केवल एक बेसिक डिफरेंस दोनों के ओरिजिन में है और वो क्या है, यहाँ पे आपका हेटेरोट्रॉफिक या फिर नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट था बट यहाँ पर आपका कैसा है, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट है। ठीक है। इस यूकैरियोटिक सेल ने एक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट को एनगल्फ किया। Photosynthetic prokaryote means they can synthesize their own food with the help of the solar energy or the light. लाइट एनर्जी को ये ट्रैप करते हैं और लाइट एनर्जी की ट्रैपिंग से वो क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। लाइट एनर्जी को ये यूज़ करके एटीपी जनरेट करते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कैपेसिटी इन ऑर्गेनिज्म के अंदर थी। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट थे और जो इस यूकैरियोटिक सेल के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट कर दिया वही आगे जाके आपके प्लास्टिड कहलाए। ठीक है। सो दोनों का ही ओरिजिन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सो इस थ्योरी के लिए कुछ एविडेंस दिए गए हैं। क्या है वो एविडेंस, वो हम देख लेते हैं एक बार। दोनों ही ऑर्गेनल चाहे वो प्लास्टिड हो या फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो, दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। राइट। अभी मैंने आपको बताया है कि ये ऑर्गेनल ऐसे हैं जिनके अंदर दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। तो दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। और जो सिंपल प्रोकैरियोट हम देखते हैं या जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें भी आपके पास डबल मेम्ब्रेन होती है। अंदर के साइड एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बाहर की साइड एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो वो भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड प्रोकैरियोट होता है और यहाँ पर भी डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि अगर ये ऑर्गेनल कभी कोई इंडिविजुअल सेल रहा होगा तो इसके पास अपना डीएनए भी होना चाहिए। ठीक है। तो जब हम इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की स्टडी करते हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी इन दोनों ऑर्गेनल के पास अपने अपने डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ये एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। राइट। तो ये थ्योरी भी इसके लिए, इस थ्योरी के एविडेंस में ये भी एक इनका एक व्यू था कि दोनों के पास अपने अपने डीएनए प्रेजेंट है, तो मतलब इनका कहीं पहले इंडिपेंडेंट ओरिजिन रहा होगा। ठीक है। तो ये एक सिंपल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया की तरह ही यहाँ पर इनका डीएनए प्रेजेंट होता है। कैसे, क्योंकि यूकैरियोटिक के अंदर आपने देखा है कैसा होता है, एक लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है। राइट। बट यहाँ पर इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट है वो कैसा है, सर्कुलर डीएनए है। ये सर्कुलर डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट है। राइट। सर्कुलर डीएनए है, राउंड। अगर मैं सिंपल इसको खोल के बताऊँ इसकी कॉइलिंग, तो इस तरीके से एक कॉइल्ड डीएनए यहाँ पर आपको मिलेगा। ऐसा ही डीएनए एक प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका साइज। अगर हम इन सेल का या इन ऑर्गेनल का अगर साइज देखें तो इन ऑर्गेनल का साइज बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है। साइज इनका बहुत स्मॉल है, वो बिल्कुल प्रोकैरियोट के जैसा ही होता है। दे आर स्मॉलर इन साइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम्स की,
क्योंकि प्रोकैरियोट एक बहुत ही सिंपल सेल है जिसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ है जो नॉर्मल उसके एक्टिविटी के लिए, नॉर्मल एक सेल के फंक्शनिंग के लिए जितना ज़रूरत होता है उतने ही यहाँ पे ऑर्गेनेल आपको देखने को मिलते हैं। एक डीएनए है, ठीक है, डीएनए से आपका आरएनए बना और आरएनए से फर्दर प्रोटीन बना। तो फर्दर प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए आपको ज़रूरत किसकी पड़ती है? राइबोसोम्स की। तो यहाँ पर इनके पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी अपने अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट है, वैसे ही जैसे बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। कौन से? 70S टाइप के, ठीक है। जो एक सिंपल प्रोकैरियोट में राइबोसोम होता है स्मॉलर इन साइज, दैट इज 70S राइबोसोम। तो सेम 70S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन योर क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर अगर हम इनका देखें, सो ये दे सिंपली डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। फिजन के थ्रू ये अपना नंबर डबल कर लेते हैं। सपोज ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये नॉर्मल फिजन के प्रोसेस के थ्रू अपने ही जैसे और दो माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन कर लेता है, राइट। सपोज जिस भी सेल में ये प्रेजेंट है, अगर ये सेल डिवाइड नहीं भी कर रही है तो भी माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल में रहता हुआ खुद को डिवाइड कर लेता है और अपना नंबर को इंक्रीज कर लेता है, ठीक है। सो दिस इज योर एंडोसिम्बायंट थ्योरी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी। चलिए अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, साइज, नंबर, कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम शेप देखें तो दिस इज लाइक अ सॉसेज। सॉसेज कैसा होता है? ऐसे सिलेंड्रिकल सा शेप होता है इनका, ऐसे सॉसेज शेप के ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। साइज़ अगर हम देखें तो इसको लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि इनका साइज़ कितना होता है। अराउंड 0.2 to 1 माइक्रोमीटर इनका डायामीटर होता है। लेंथ इनकी 1 to 4 माइक्रोमीटर तक होती है, ठीक है। लेंथ 1 to 4 माइक्रोमीटर और डायामीटर इसका, क्योंकि सिलेंड्रिकल है तो लंबाई में ये ज़्यादा होंगे, लेंथ इनका ज़्यादा होगा और डायमीटर इनका थोड़ा सा कम होगा, 0.2 to 1 माइक्रोमीटर इन विड्थ। नंबर अगर हम देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसा सेल की फिजियोलॉजिकल नीड है। फिजियोलॉजिकल नीड मतलब कुछ ऐसी सेल है जहाँ पर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है, तो आप देखेंगे कि ऐसी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नंबर में आपको माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ देखने को मिलते हैं। वहीं कुछ ऐसी सेल्स हैं जहाँ पे आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम होता है। इसीलिए इनका नंबर वेरिएबल होता है, वो सेल की नीड पर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू द नीड माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, सभी यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के ओरिजिन के लिए जो थ्योरी दी थी, तो उसमें यही कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन पहले हुआ प्लास्टिड से। क्यों पहले हुआ, क्यों हमने ऐसा माना कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन पहले हुआ और प्लास्टिड का बाद में? क्योंकि जितनी भी यूकैरियोटिक सेल हैं उन सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है, बट सभी यूकैरियोटिक सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट तो नहीं मिलता। कुछ ही सेल्स में ऐसा होगा कि आपको ये ये क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, बट सभी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि पहले माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन हुआ और बाद में क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन हुआ, राइट। आरबीसी में तो वैसे भी कोई ऑर्गेनेल नहीं होता, तो आरबीसी को छोड़ के सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है, बिकॉज इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, राइट। तो इस ऑर्गेनेल के अंदर आपके दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर साइड में मेम्ब्रेन होती है, या दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पे एक कंटिन्यूस बाउंड्री होती है, बट जो इनर मेम्ब्रेन होती है उन इनर मेम्ब्रेन के अंदर वो कंटिन्यूस फॉर्म में प्रेजेंट ना होके वो ऐसे इनफोल्डिंग्स बनाते हुए प्रेजेंट होती है। ये यहाँ पे कुछ इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। आउटर मेम्ब्रेन आपका एक कंटिन्यूस मेम्ब्रेन है, बट इनर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूस ना होके कुछ फोल्डिंग्स का फॉर्मेशन करती है। इन इनफोल्डिंग्स को ही हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे, ठीक है। दीज इनफोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टे। अब ये जो आउटर वाला पार्ट है और ये इनर मेम्ब्रेन वाले पार्ट के बीच में ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, दिस स्पेस इज योर इनर मेम्ब्रेन और द इंटर मेम्ब्रेन। इंटर मतलब दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। सो दिस स्पेस इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और द इंटर मेम्ब्रेन ल्यूमेन। ये देखिए इस डायग्राम में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में ये जो स्पेस विजिबल है दिस इज द
इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और द इंटर मेम्ब्रेन ल्यूमेन, राइट। इनर मेम्ब्रेन के अंदर के साइड जो स्पेस प्रेजेंट होता है, यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो स्पेस है यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स। Matrix is what? This is bound by the inner membrane. Space which is bound by the inner membrane is known as matrix, right? इस inner membrane का जो space है जिसको हम matrix बोल रहे हैं, इसी में ही आपका DNA प्रेजेंट है, right? देख सकते हैं हम यहाँ पे एक सर्कुलर DNA प्रेजेंट है जो कि बिल्कुल प्रोकैरियोट के जैसा ही है, ठीक है। सर्कुलर DNA यहाँ पे प्रेजेंट है। और दूसरा ऑर्गेनेल कौन सा है, राइबोसोम्स। ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर दी राइबोसोम्स। प्लस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही आपको कुछ ये ब्लैक ब्लैक जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, दीज ब्लैक ब्लैक्स आर व्हाट, दीज आर सम पार्टिकल्स। इनको हम बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल, ठीक है। ये इनका शेप है, ऐसा कॉमा जैसा शेप का ये होते हैं F0 F1 पोर्शन, जिसका राउंड नॉब बल्ब लाइक पोर्शन है, दैट इज द F1 पोर्शन। एंड ये जो आपका सिलेंड्रिकल सा थोड़ा पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज द F0 पोर्शन। F0 एंड द F1 पोर्शन, या इनको हम बोलते हैं F0 और F1 पार्टिकल। बेसिकली दीज आर दी ATPs, ठीक है। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको नहीं याद हो रहा, बट इनर मेम्ब्रेन में आपको ये याद रखना है कि ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एंजाइम, ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो कि आपका ATP के सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और यहीं पर मैट्रिक्स के अंदर ही आपका क्रैब साइकिल परफॉर्म होता है। व्हाट इज क्रैब साइकिल, ठीक है। ये क्रैब साइकिल, ठीक है। क्रैब साइकिल को और हम क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल, दिस इज व्हाट, यही वो साइकिल होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म किया जाता है, मैट्रिक्स में परफॉर्म होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द साइट फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का मतलब एयर से है, ठीक है, ऑक्सीजन से है, मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जिसके लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा बाय इट इज सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि जो उसका फर्स्ट प्रोडक्ट होता है दैट इज योर सिट्रिक एसिड, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल, राइट। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर पहले ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड बना, ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड आपके क्रैब साइकिल में एंटर होता है, ठीक है, और फिर उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, और इसी के साथ आपको एनर्जी प्रोवाइड होगी। डायरेक्टली यहाँ एनर्जी नहीं मिलती है, यहाँ पर कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड्स यहाँ पे बनते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, NaDH2 एंड FADH2। यही कंपाउंड, यही FADH2, यही आगे जाके आपके इलेक्ट्रॉन पढ़ी हुई होगी आपने शायद, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये एंटर होते हैं और यहाँ से आपको फिर फर्दर प्रोटॉन का मूवमेंट होगा और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, राइट। प्रोटॉन का मूवमेंट होगा और आपका ATP का जनरेशन होगा। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। पहले यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये एनर्जी रिच आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ से ETC में एंटर हुए, प्रोटॉन का मूवमेंट हुआ और ATP का प्रोडक्शन हुआ। सो दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पावर जनरेट हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ATP का प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि सभी यूकैरियोटिक सेल में प्लास्टिड्स देखने को नहीं मिलते हैं, कुछ यूकैरियोटिक सेल में ही प्लास्टिड्स मिलेंगे, और वो कौन से हैं, प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है, प्लस यूग्लिनॉइड्स के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, हमें प्लास्टिड्स देखने को मिलते हैं, ये प्रोटिस्ट होते हैं।
अब प्लास्टिड्स का एक मेजर इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी होता है। ये जहाँ पर भी ये प्लास्टिड्स प्रेजेंट हैं तो ये क्या करते हैं, उस प्लांट को एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट। इन प्लास्टिड्स के अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से वो प्लांट्स को एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करते हैं, आइदर रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करने का काम इन प्लास्टिड्स का ही होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट। सो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द पिगमेंट, ठीक है, कौन से टाइप का पिगमेंट उस प्लास्टिड्स में प्रेजेंट है, उनके बेसिस पे हमने इन प्लास्टिड्स को क्लासिफाई किया है। ठीक है, वी क्लासिफाई प्लास्टिड्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ पिगमेंट इनटू द थ्री टाइप्स। वन इज द क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड इज द क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज द ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरो से ही हम याद रखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, जो कि इसमें हेल्प करता है, जो कि प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, प्लस आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, ये आपका किस में हेल्प कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है क्लोरोफिल। ठीक है, ये प्लास्टिड्स में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई कलर प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये क्रोमोप्लास्ट जो होंगे, ये क्रोमोप्लास्ट आपकी सेल को या जो जिस भी प्लांट में ये प्रेजेंट है उसको येलो, ऑरेंज या रेड कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, सो इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेसिकली फैट सॉल्युबल पिगमेंट प्रेजेंट है। फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि कैरोटिनॉइड होते हैं। अगर हम इनका एग्जाम्पल देखें तो कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, इस टाइप के फैट सॉल्युबल पिगमेंट यहाँ क्रोमोप्लास्ट में प्रेजेंट है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स, राइट। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट कहाँ पर पढ़े थे हमने? वाटर सॉल्युबल पिगमेंट प्लांट्स के अंदर फैट सॉल्युबल पिगमेंट है, तो ऐसे ही वाटर सॉल्युबल पिगमेंट भी है। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल पिगमेंट, क्लोरोफिल भी एक फैट सॉल्युबल ही होता है, राइट। बट ये जितने भी क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बताए ये इंटरचेंजेबल होते हैं, एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज हो सकते हैं। सो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट आपके प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? वैक्यूल्स के अंदर। ठीक है, सेल, प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में अराउंड 80 to 90% पार्ट आपका स्पेस कवर कौन करता है? वैक्यूल कवर करती है। इस वैक्यूल के अंदर आपका सैप प्रेजेंट था, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, प्लस वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स भी इसी वैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। और फैट सॉल्युबल पिगमेंट आपके प्लास्टिड में प्रेजेंट है। ठीक है, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ठीक है, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस और दी वाइट, वाइट मतलब कलरलेस, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, सो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर आपका ये सारे पिगमेंट्स नहीं होते। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। ठीक है, चाहे वो फैट हो, चाहे वो लिपिड हो या वो कार्बोहाइड्रेट हो, तो बेसिकली इसका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। ठीक है, यहाँ पर आपके पिगमेंट्स प्रेजेंट है, या ल्यूकोप्लास्ट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, यहाँ न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉरी यहाँ पर पिगमेंट्स प्रेजेंट है, और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर आपके न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हैं तो इसलिए यहाँ पे कोई कलर नहीं मिल रहा है उनको, कोई पिगमेंट नहीं है तो कलर नहीं मिल रहा है, तो ये कलरलेस होते हैं। ये प्लास्टिड्स कैसे होते हैं? दीज प्लास्टिड्स आर कलरलेस एंड दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स, and on the basis of which type of nutrients they store, we will divide these leucoplasts into the three plastids. One is the amyloplast, ठीक है, सेकेंड वन इज द इलायोप्लास्ट, थर्ड वन इज द एल्यूरोप्लास्ट। इन्हीं के नेम से हम इनका ये देखेंगे कि कौन से न्यूट्रिएंट को ये स्टोर कर रहे हैं। लाइक एमाइलोप्लास्ट, एमाइलेज आपने पढ़ा है, एमाइलेज कहाँ पे काम करता है? स्टार्च पे काम करता है। ठीक है, उसका ब्रेकडाउन, स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, तो बेसिकली एमाइलोप्लास्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है। और स्टार्च तो आपको पता ही है, पोटैटो के अंदर बहुत सारा स्टार्च होता है, तो वहाँ क्या है? वो एमाइलोप्लास्ट है जो कि स्टार्च को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, सो एमाइलोप्लास्ट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट। इलायो वर्ड यूज़ करते हैं हम फैट या ऑयल के लिए, तो इलायोप्लास्ट स्टोर्स फैट एंड ऑयल। एल्यूरो वर्ड यूज़ किया जाता है प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, प्रोटीन्स के लिए, तो एल्यूरोप्लास्ट किसको स्टोरेज करेंगे? एल्यूरोप्लास्ट स्टोर्स दी प्रोटीन। सो प्लास्टिड्स को हमने 3 में डिवाइड किया, वन इज क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड वन इज द क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज द ल्यूकोप्लास्ट, राइट। फिर ल्यूकोप्लास्ट को हमने फर्दर
तीन में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिएंट दे स्टोर। ठीक है, अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेंगे, एलायोप्लास्ट फैट एंड ऑयल का स्टोरेज करेंगे, एल्यूरोप्लास्ट आपका प्रोटीन का स्टोरेज करता है। तो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का अगर हम साइज देखें तो उसका लेंथ होती है अराउंड 5 to 10 माइक्रोमीटर एंड विड्थ इज अराउंड 2 to 4 माइक्रोमीटर। इनका नंबर अलग अलग प्लांट के अंदर या हम कहें ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर सब में इनका नंबर थोड़ा वेरिएबल होता है। इनका नंबर इतना वेरी कर सकता है कि एक सेल के अंदर ये एक भी प्रेजेंट होते हैं या फिर इनका नंबर 20 to 40 तक भी जा सकता है। ठीक है, वन क्लोरोप्लास्ट जिसमें प्रेजेंट होगा वो आपका है क्लामाइडोमोनास और इसे हम बोलते हैं ग्रीन एल्गा। ठीक है, 20 to 40 पर सेल इन दी मीजोफिल, जो प्लांट्स में लीव्स होते हैं उनके मीजोफिल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट आपके प्रेजेंट होते हैं, तो इनका नंबर 20 to 40 तक भी वेरी कर सकता है। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जस्ट लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया था वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, क्लोरोप्लास्ट भी आपका एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन, राइट। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर और इनर इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में भी एक स्पेस है। इस स्पेस को आप सेम वहाँ की तरह ही इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल देते हैं। ठीक है, दो मेम्ब्रेन है, इंटर यूज किया, मेम्ब्रेन है तो दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, दैट्स व्हाई इट इज अ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पर भी इनर मेम्ब्रेन के अंदर के साइड में कुछ स्पेस है, सो द स्पेस विच इज लाइंड बाय द इनर मेम्ब्रेन हियर वी कॉल्ड इट एज अ स्ट्रोमा। यहाँ पे हमने इसको मैट्रिक्स नाम दिया था। ठीक है, यहाँ पे हम इसको स्ट्रोमा नाम देते हैं। अब याद रहेगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया से हम कंपैरिजन करके स्टडी कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन जो स्पेस कवर करती है दैट इज नोन एज मैट्रिक्स, एम से याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, इस स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे डिस्क शेप, ऐसा एक डिस्क की शेप में, ये डिस्क है, ऐसे डिस्क की शेप में बहुत सारे आपके थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, डिस्क शेप जो स्ट्रक्चर है, फ्लैट एंड बिल्कुल फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर, जैसे हमारे कॉइन होते हैं। ठीक है, कॉइन्स का ऐसे हमने एक स्टैक तैयार कर दिया, एक के ऊपर एक आप कॉइन रखते जाओ और आपको एक स्टैक मिलेगा। ठीक है, तो ये एक एक कॉइन जो, इसको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड। ठीक है, सो दिस कॉइन इज व्हाट, दिस इज योर थाइलेकॉइड। डिस्क शेप फ्लैटेंड डिस्क शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज थाइलेकॉइड and the stack of disc thylakoid is known as what, is known as grana। ठीक है, ये एक स्टैक को हम ग्रेनम, सिंगुलर होगा तो ग्रेनम बोलेंगे, और ऐसे बहुत सारे स्टैक्स इस स्ट्रोमा के अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितने सारे स्टैक्स इस स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है, तो ये बहुत सारे स्टैक्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। ठीक है, जो थाइलेकॉइड्स है दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टैक एंड दीज आर नोन एज ग्रेना। यही वो स्पेस है, यही वो थिंग है, ये फ्लैटेंड डिस्क स्ट्रक्चर थाइलेकॉइड, जहाँ पर आपका पिगमेंट प्रेजेंट है। कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन दी थाइलेकॉइड। अब आप यहाँ पर बहुत क्लियरली देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट हैं स्टैक की फॉर्म में, इन थाइलेकॉइड अलग अलग प्रेजेंट है, इनका एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, बल्कि इनका एक दूसरे के साथ लिंक प्रेजेंट है। इस लिंक को ही हम क्या कहते हैं, एक ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो इनको जोड़ने का काम कर रही है, इन एक थाइलेकॉइड स्टैक को दूसरे स्टैक से ज्वाइन करने का काम कर रही है, दैट इज नोन एज स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, क्योंकि लैमेला आपके स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ स्ट्रोमा लैमेला, राइट। स्ट्रोमा लैमेला विच कनेक्ट्स द थाइलेकॉइड्स टुगेदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्ट्रोमा और थाइलेकॉइड, इन दोनों के अंदर ही अलग अलग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थाइलेकॉइड्स में अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल पिगमेंट का काम क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब्स सनलाइट। ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम आपका क्लोरोफिल का होता है, और जो आपके इन थाइलेकॉइड्स में प्रेजेंट होगा वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा। आपने फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन पढ़ी है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, तो वो जो लाइट रिएक्शन है वो इन थाइलेकॉइड में ही परफॉर्म होती है। लाइट रिएक्शंस आर परफॉर्म्ड इन द थाइलेकॉइड बिकॉज हियर लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट दैट इज नोन एज क्लोरोफिल इज
प्रेजेंट। क्लोरोफिल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया और अपना लाइट रिएक्शन को परफॉर्म किया, एटीपी का सिंथेसिस किया, राइट। अब आगे की जो डार्क रिएक्शन का काम है वो डार्क रिएक्शन आपके स्ट्रोमा में होगी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, C3 साइकिल, C3 साइकिल या फिर कैल्विन साइकिल, ठीक है। C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल, इस साइकिल के थ्रू ही आपका क्या होगी, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू। C3 साइकिल के लिए जितने भी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हैं वो आपके इस स्ट्रोमा में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए भी जो एंजाइम प्रेजेंट होंगे वो आपके कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, सेम क्लोरोप्लास्ट में भी एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, प्लस अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस भी हो रहा है स्ट्रोमा में ही। तो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए भी आपको कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो एंजाइम इस स्ट्रोमा में प्रेजेंट होंगे, प्लस राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये राइबोसोम भी आपका कैसा होगा, 70S टाइप का राइबोसोम आपको क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। बिल्कुल सेम माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही ये दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर एक इनर मेम्ब्रेन ने जो स्पेस लाइन किया दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया में हम उसे मैट्रिक्स बोल देते हैं। C3 साइकिल के लिए एंजाइम होंगे वो आपके स्ट्रोमा में प्रेजेंट होंगे, क्रैब साइकिल के लिए जो एंजाइम होंगे वो आपके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। यहाँ पर एक डबल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा और आपका राइबोसोम्स भी यहीं पर प्रेजेंट होते हैं, राइट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ, ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही यूकैरियोटिक सेल में। बट यूकैरियोटिक सेल में अगर आप राइबोसोम देखो तो वहाँ पर जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है, राइट। बट इन ऑर्गेनिल में जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो आपका 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, समवट स्मॉलर देन दी साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। अभी आगे हम राइबोसोम ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स, सबसे पहले जॉर्ज पैलेड ने इन राइबोसोम की स्ट्रक्चर देखा, राइबोसोम की स्टडी की वो जॉर्ज पैलेड ने ही की थी 1953 में। जब ये इनकी स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। राइबोसोम कैसे है, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ये किसी मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, राइट। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हमने पढ़ ली है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हमने पढ़ ली है, ठीक है। कौन कौन से डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड अनदर इज द क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि डिटेल में हम बाद में पढ़ने वाले हैं। सो राइबोसोम कैसा है, राइबोसोम एक ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम RER हमने पहले पढ़ चुके हैं, RER, दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाई इट इज रफ, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या हम उन्हें क्या बोल सकते हैं, ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाई, बिकॉज राइबोसोम्स आर दी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब SER को क्या बोलेंगे, इसको तो हमने कह दिया, दिस इज द ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। सो SER इज व्हाट, SER स्मूथ है, ठीक है, राइबोसोम एब्सेंट है, तो हम इसे क्या कह देते हैं, ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपकी स्मूथ है और ग्रैन्युलर आपकी रफ है। अब इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो ये है नहीं, तो इनके कॉम्पोजिशन क्या है, क्या क्या इनमें प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं RNA आपको दिखाई दे रहा है, तो इनका कॉम्पोजिशन होता है किससे, RNA से, प्लस इनके पास क्या होता है, प्रोटीन्स, RNA और प्रोटीन, इन दो से मिलकर ये राइबोसोम बने हुए होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइबोसोम्स आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ठीक है, फ्री होते हैं, कोई मेम्ब्रेन इनको सराउंड नहीं करती है, RNA और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 80S टाइप का राइबोसोम है, प्रोकैरियोटिक सेल में आपका 70S टाइप का राइबोसोम है, क्लियर। यहाँ पे जो S होता है, इस S को हम क्या कहते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट। एंड व्हाट इज दिस स्वेडबर्ग यूनिट, ये आपका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या हम ये कह सकते हैं ये आपका सेडिमेंटेशन वेलोसिटी को बता रही है। जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हो तो उसका सेडिमेंटेशन वेलोसिटी कितना है, उसके अकॉर्डिंगली कोई भी मटेरियल
सेंट्रीफिकेशन उसका किया जाता है, ठीक है। वो सेंट्रीफ्यूज होके नीचे बॉटम में आपको मिलेगा, ठीक है। डिपेंड करता है उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और ऑन द सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, ठीक है। ये आपका डेंसिटी और साइज पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा उसका सेडिमेंटेशन वेलोसिटी होगा, आप ये समझ सकते हैं कि उसका साइज भी उतना ही लार्जर होगा, ठीक है। तो 80s राइबोसोम्स का सेडिमेंटेशन वेलोसिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी 70s राइबोसोम्स, ठीक है। ये दोनों ही राइबोसोम दो दो सब यूनिट से बने होते हैं। एक तो आपकी लार्ज सब यूनिट है और एक आपकी स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है। एक लार्ज सब यूनिट हो गई, एक स्मॉल सब यूनिट हो गई। लार्ज सब यूनिट 70s के अंदर, 70s राइबोसोम के अंदर लार्ज सब यूनिट जो होगी वो कौन सी होगी, 50 होगी, क्लियर। और जो स्मॉल सब यूनिट होगी वो 30s होगी, ठीक है। इसको ऐसे नहीं प्लस करना है 5 + 3 80 हो गया तो मतलब ये 80s राइबोसोम, नहीं, यहाँ पे ये हमें ऐड नहीं करना। बट इनका ये अभी मैंने आपको बताया सेडिमेंटेशन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, तो ये उसकी सेडिमेंटेशन वेलोसिटी को बता रहा है, 50s एंड दी 30s। लार्जर सब यूनिट 50s, स्मॉलर सब यूनिट आपकी 30s है। तो ये 70s राइबोसोम्स की सब यूनिट्स हैं। वहीं अगर हम 80s की सब यूनिट्स की बात करें तो 80s राइबोसोम के अंदर ये एक लार्ज सब यूनिट होगी और एक स्मॉल सब यूनिट है। तो लार्ज वाली सब यूनिट होगी कौन सी, 60 होगी, ठीक है। स्मॉल वाली सब यूनिट आपकी 40 है, स्मॉल सब यूनिट इज दी 40। ये दो राइबोसोम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप, वैसे आपके कोर्स में नहीं है इनमें कौन कौन से आरएनए हैं, बट फिर भी जब आप आगे प्रोटीन सिंथेसिस देखेंगे, ट्रांसलेशन का प्रोसेस कैसे होता है, तो वहाँ पर भी ये आरएनए की बात हम करते हैं। तो लार्ज सब यूनिट अगर हम 70s राइबोसोम की देखें तो यहाँ पर एक दो आरएनए होते हैं, एक 5s आरएनए, एक 23s आरएनए। वहीं 80s राइबोसोम की देखें तो यहाँ पर भी 5s आरएनए है, ठीक है, और 23s की जगह आपके पास 28s आरएनए होता है, ठीक है। और दूसरा एक और स्मॉल साइज आरएनए होगा जो कि स्मॉलर सब यूनिट के अंदर होगा, दैट इज द 18s आरएनए, राइट। 18s आरएनए किसकी, स्मॉल सब यूनिट यूकैरियोटिक सेल की। और प्रोकैरियोटिक के अंदर जो स्मॉल सब यूनिट है उसमें 16s, ठीक है। ऐसे याद रखना, यहाँ 16s है, यहाँ 18s है, दोनों में 5s है, यहाँ पे 23s है और यहाँ पे आपको 28s आरएनए मिलेगी। सो राइबोसोम्स they are made up of RNA and protein and they are not bound by the any membrane, ठीक है। 70s ribosome is found in the prokaryotic cell and 80s ribosome is found in the eukaryotic cell. All right, it's all about your organelles. Thank you so much.